नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 2020 का ये चुनाव इस समय चल रहा है और इस चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार है राहुल वानखेड़े। राहुल वानखेड़े के जो कुछ समर्थक युवा है, आइए जरा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक शेवाड़े है। मैं हिंगना विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ जी। इस विधानसभा क्षेत्र में इसके पहले भी कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार आ चुकी है। 15 साल उन्होंने राज किया है। उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई है, वो भी 15 साल रह चुके हैं। अब 15 और 15 30 साल इन्होंने जो बेरोज़गार लोग हैं, बेरोज़गार मतलब जो पदवीधर बेरोज़गार लोग हैं, उनके लिए कुछ भी किया नहीं है। और इसका मेन कारण है क्योंकि इनको इस जो इन्होंने कॉलेजेस खोले हैं, इन कॉलेजेस खोलने के बाद में इनको स्टूडेंट को बनाना ही नहीं है, इनको बस उसमें से बस पैसा कमाना है। इसका मतलब ये है कि आप देखिए, बीजेपी की सरकार और राष्ट्रवादी की कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया नहीं है और इनकी करने की मंशा भी नहीं है। इन लोगों ने जो कॉलेजेस खोल के रखे हैं, वो कॉलेजेस खोलने के बाद में भी इन लोगों ने उस कॉलेजेस में पैसा लेके वहाँ पे टीचर लोगों को रखा है। अब पैसा लेके जो टीचर लोग इन्होंने रखा है, वो तो स्टूडेंट बनाएगा नहीं, वो तो अपने पैसे ही निकालने की सोचेगा। ऐसे स्टूडेंट बनते नहीं है। अगर स्टूडेंट बनेगा ही नहीं तो उनको रोजगार पहली बात तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, वही टीचर लोग बाहर में ट्यूशन्स लेते हैं। ट्यूशन बाहर लेने के बाद में स्टूडेंट लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि हम इंटरनल मार्क देंगे नहीं, अगर आप हमारे पास ही ट्यूशन नहीं लगाओगे तो हम आपको इंटरनल मार्क देंगे नहीं। अगर स्टूडेंट लोगों को ब्लैकमेल करेंगे तो वो स्टूडेंट अच्छा बनेगा नहीं। हमारे जो वानखेड़े साहब है, राहुल वानखेड़े सर है, इन्होंने बाबा साहब के चळवळ में 40 साल से काम कर रहे हैं और इनका योगदान रह चुका है। वो खुद ऑफिसर रह चुके हैं। उनको पता है कि वो वंचित समूह से खुद आए हैं। उनको पता है कि एक ग्रामीण भाग का जो स्टूडेंट है, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो उभर के आया है, उसकी क्या समस्या है, उनको पता है। तो इसलिए मैं अभी बुट्टीबोरी से कुछ स्टूडेंट लोगों को मिलके आया हूँ, उनकी भी पहली पसंद राहुल वानखेड़े सर ही है। फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंजीनियर राहुल वानखेड़े साहब, जो पिछले 40 साल से इस समाज के लिए काम कर रहे हैं, युवा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने जो जो कार्य किए हैं, अभी भी वह कार्य कर रहे हैं। भले ही वो आज भी क्लास 1 ऑफिसर है और आज भी उनका कार्य चालू है। कोई भी अगर स्टूडेंट रहे, कोई भी रहे, किसी भी तरह की तकलीफ़ रहे, वो अपनी तरीके से उसकी समस्या का हल ज़रूर निकालते हैं। इसलिए हमारी पसंद इंजीनियर राहुल वानखेड़े साहब ही। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिशु कामले है। अभी सीए की प्रिपरेशन शुरू है। अच्छा। बट स्टिल प्रॉब्लम ये जाती है कि कुछ नौकरी नहीं है और उस संदर्भ में अगर बाहर भी जाते हैं, कि वो बाहर भी इंटरव्यू देते हैं, तो उतना कुछ प्रोग्रेस मिलता नहीं है। जिनका रेफरेंस रहता है उनको ही पहले तर पे लिया जाता है। जो जिनका रेफरेंस नहीं रहता, हालांकि ऐसा भी देखा जाता है कि जिनके अच्छे परसेंटेज है उनको पहले लिया जाता है, बट जिनके मीडियम है, जिनके उतना भी लो नहीं है बट ठीक ठाक है, बट वो कहाँ जाएंगे। अभी तो बेरोज़गारी की समस्या इतनी बढ़ चुकी है, कोरोना से लेके अभी तक के सब पूरे बेरोज़गार हो चुके हैं। राहुल वानखेड़े सर इवन 14 ईयर हो गए उनको अम्बेडकरी चळवळ से जुड़ के। वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कितने भी स्टूडेंट हैं से उनसे फील्ड से रिलेटेड हो या कुछ अलग भी हो, यानी कि अदर कास्ट भी जितने भी लोग हैं, अपने ओबीसी है, एसटी एससी है, उन सभी लोगों को वो खुद जाके, यानी कि खुद पर्सनली जाके हेल्प करते हैं। हमने ये खुद से देखा है, यानी कि उनको पास से अनुभव किया है हमने। तो इसी से कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं कि वो प्रतिनिधि बहुत तगड़े हैं कि वो विधानसभा इलेक्शन में बहुत अच्छे वोट से आ सकते हैं। अच्छा, आप क्या नाम से? मेरा नाम है उत्कर्ष परशुराम जोड़ापे। इंजीनियर राहुल वानखेड़े दादा जो है, वो अम्बेडकरी समाज की चळवळ में जो है वो 14 ईयर से काम कर रहे हैं और वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। वो एक पेशा से वो लेखक भी है, कवि भी है और वो ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पदवीधर जो स्टूडेंट जो है उनको अभी जॉब नहीं है। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, पर मैं एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में जॉब कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में जॉब ना होने के कारण में। सो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल वानखेड़े दादा जो है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ इस ग्रुप में और भी जो लोग हैं उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी को स्टूडेंट्स ने क्यों अप्रोच करना चाहिए या उसके तरफ क्यों बढ़ना चाहिए? तो एक बात ऐसी है कि जब भी हम देखते हैं कि
लीडरशिप हमको देखना चाहिए कि किस प्रकार से बहुत सारी यूनियन संगठनाएं चलती है और उसमें लीडरशिप किस प्रकार से बाइफर्केट की गई है पर्टिकुलर कास्ट के लिए। और जब हम बात करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन की, तो ओबीसी एससी एसटी के स्टूडेंट्स यूनियन लीडर हमें नहीं मिलते। हमें जेएनयू की जैसी संस्थाओं में जब बप्सा जैसी हम लोग एक संगठन स्थापना करते तो वो संगठन के एक कैंडिडेट चुन के आता है, बाकी कम्युनिस्ट पार्टी चुन के आती है। तो ये क्या चाहते हैं कि लीडरशिप हमेशा इनके पास कॉन्सेंट्रेटेड रहे, और हमारी जब बात आए रखने की तो वो हमको इतना ही बोला जाए कि नहीं, आपकी समस्या हम देख लेंगे। तो ये कैसे जान सकते हैं कि झोपड़ी में रहने वाले इंसान को एक स्कॉलरशिप 5,000 की स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत है? ये लोग कैसे जान सकते हैं कि जो हमारा जो बच्चा है जो साइकिल से जा रहा है एक ट्यूशन के लिए, तो ये नहीं समझ सकते ना कि उसकी परेशानियाँ क्या है, उसको माइग्रेट होने की ज़रूरत ना पड़े। एक अमरावती का स्टूडेंट जाता है, नागपुर में रहता है, हॉस्टल करके 9,000 रुपये खर्चा देता है, रूम का सब खाना पीने का, और फिर उसकी समस्या ये होती है कि डिग्री के बाद में उससे कुछ जॉब नहीं मिलती। तो जॉब अगर हमारा लक्ष्य है ही, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उसको क्रिएट करना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाहिए। और अगर हमारे लोग वहाँ नहीं रहेंगे तो मुझे लगता नहीं कि हमारी परेशानियों को वहाँ तक उनके बीच में कोई रख पाएगा। जब जो भी सरकार आती है ये हमेशा आश्वासन दिया जाता है कि आपके साथ में ये हो जाएगा, आपको ये मिलेगा, पर हमारे कोई भी कैंडिडेट आज तक ये नहीं हमको बता पाए कि मेरे जाने का उद्देश्य क्या है। वो चुनाव के बाद तक ही सीमित रह जाता है और उसके बाद हमसे मिलने तक नहीं आता। तो हम अपनी समस्याओं को लेकर जाए तो जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब राहुल वानखेड़े सर को मैं जब उनके बारे में पढ़ा, मैंने उनके बारे में जाना कि वो 22 साल से अम्बेडकरी मूवमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, और जो 22 साल से अम्बेडकरी मूवमेंट के लिए काम कर रहा है, तो ये बहुत ही गारंटी है कि उसके पास में नैतिकता होंगी। वो जानता है कि इस देश में मोरल वैल्यूज़ की क्या ज़रूरत है, इस देश में इथिक्स की क्या ज़रूरत है, और उसकी नैतिकता हमको परखने के लिए यही नैतिकता परखने का समय है कि आज जब उस कैंडिडेट ने अपना जीवन काल में एक स्टेप लिया है कि मैं अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन करने के पक्ष में हूँ कि नहीं, क्या मैं अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ कि नहीं, तो उसको एक मौका देना चाहिए। यहाँ के तबकों ने, यहाँ के वंचित तबकों ने और यहाँ के सभी तबकों ने उनको एक मौका देना चाहिए कि उनकी भूमिका क्या रहती है। जब हम इतने साल तक दूसरे लीडरशिप सहन कर सकते, तो आज इस लीडरशिप को आजमा क्यों नहीं सकते? सहन करना और आजमाने में हमको इतना हिचकिचाहट क्यों है? तो यही मेरा कहना है कि आने वाली युवा पीढ़ी को एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में वंचित बहुजन आघाड़ी को एक ऑप्शन के रूप में देखना चाहिए। दूसरा, हमेशा एक मैनिफेस्टो चेकिंग हम उसने रखना चाहिए कि जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए, जहाँ जहाँ सरकारें बनती है या जहाँ जहाँ जिस भी प्रकार से रैलियाँ होती है, तो वहाँ के लीडर्स का विज़न क्या है। बाबा साहब आम्बेडकर के विज़न को कंपेयर करना चाहिए ब्राह्मण्स के जो मनुवादी जो गवर्नमेंट्स है उनको हमेशा कंपेयर करना चाहिए कि इनके मैनिफेस्टो में और इनके मैनिफेस्टो में किस बात को उल्लेख किया गया है। एक पेड़ को बढ़ने दिया जाता है और एक पेड़ों को हमेशा दबाया जाता। तो इस मानसिकता को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा हमारे रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा के लेजिस्लेचर में, तो मुझे लगता नहीं कि हमारी समस्या कभी ख़त्म होगी। हमारी समस्या बढ़ती जाएंगी। आज मैं यहाँ पे हूँ, कल दूसरे और लोग रहेंगे, और सिर्फ ये सीमित रह जाएगा एक संवाद तक, और वो संवाद का कुछ उद्देश्य नहीं रह पाएगा। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी हमारे वंचित तबके के लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो एकजुट हो, सब साथ में आए और वंचित बहुजन आघाड़ी के राहुल वानखेड़े सर को भारी मतों से विजय करें। आपका नाम क्या है? अनिकेत कुत्तरमारे। ये राहुल वानखेड़े जो है, इंजीनियर राहुल वानखेड़े, बोधगया गया बॉम्ब ब्लास्ट का विषय रहे या फिर कोई विषय रहे, सबसे आगे रहने वाले इंसान मैंने उनको देखा है जी। ड्यूटी एंड गवर्नमेंट सर्वेंट रहने के बावजूद भी वो आगे रहते हैं। ये सब चीज़ें मैंने उनमें देखी है अभी तक। हाँ, नागपुर से बाहर भी हमारा प्रचार चल रहा है। हमारे कुछ टीम जो IT सेल है वो उधर काम कर रही है, अच्छी तरीके से काम कर रही है। हमारे कैंडिडेट खुद जाके वहाँ पे मीटिंग्स ले रहे हैं, और राहुल सर का काम इतना है सभी जिलों में, तो उनको वहाँ के लोग पर्सनली पहचानते हैं, काम को पहचानते हैं। तो हमारे ख्याल से ये कैंडिडेट इस बार चुन के आने वाले हैं, इसकी हमको शाश्वती है। मेरा नाम सिद्धांत पाटिल है, मैं नागपुर का रहवासी हूँ। 2013 का मैं पास आउट हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया 2013 का पास आउट। उसके बाद में मैं मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, मतलब मेरा PG हो चुका है 2015 में। MTech भी किया, मतलब MTech हुआ है, 2 बार PG हुआ है, मतलब MCA प्लस MTech। मैंने CDAC पुणे से 1 ईयर का डिप्लोमा भी किया है एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। अब आप सोचिए कि इतना एकेडमिक करने के बावजूद अगर मार्केट में अगर जॉब नहीं होगा, तो मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा स्टूडेंट जो है वो कहाँ जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जो है जॉब की बहुत कमी है, वैकेंसी निकलती नहीं है। 2-2, 4-4 साल के बाद में वैकेंसी निकलती है। ऐसी निकलती है कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से वैकेंसी बढ़ती नहीं है। मतलब ऊँट के मुंह में जैसे जीरा डालते हैं उस तरीके से वैकेंसी निकलती है। बहुत सारे मेरे जैसे लोग जो है, नौजवान जो है, वो बेरोज़गार रह जाते हैं।
ऊपर से प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन होगा तो सरकारी नौकरी तो ख़त्म ही हो जाएंगी। संविधान ने जो आरक्षण का अधिकार दिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण थोड़ी नहीं मिलेगा। तो नौकरियां तो वैसे भी जा ही रही है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए जाओगे तो आपको आपके एकेडमिक के हिसाब से या आपके टैलेंट के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलता है, बहुत कम पेमेंट मिलता है और आपकी मजबूरी है। जॉब न होने की वजह से जितना मिलता है उतने में करना पड़ता है। हमारी जो मागास वर्गीय लोगों की बच्चों की एक समस्या ये भी है कि नौकरी छोड़कर या नौकरी के पीछे न भागकर अगर बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो संसाधन नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोन लेके अगर हम करने के लिए जाएंगे तो बैंक लोन देती नहीं है। ये रियलिटी है कि अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो आपका लोन पास ही नहीं होता। प्रधानमंत्री योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, उसके बाद में उसी के धरती पर मुख्यमंत्री रोजगार योजना भी चलाई गई 2019 से। लेकिन मुझे अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव मैं बताता हूँ। फॉर्म भरते हैं लेकिन लोन पास करने के सारे अधिकार दे दिए बैंक को। स्कीम गवर्नमेंट की है और लोन पास करने के अधिकार दे दिए बैंक को। बैंक तुम्हारा बायोडाटा देखता है, बैकवर्ड क्लासेस से है तो तुम्हारा लोन कैंसिल कर देता है। तो वो जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है, मतलब बेरोजगार लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो स्कीम बनाई है उसका क्या मतलब रह गया, उसका क्या फ़ायदा है समाज को। तो ये चेंज होना चाहिए। हम इतना पढ़ते हैं, इतना पैसा खर्चा करके, हर जगह पे इंजीनियरिंग की फीस 1-1 लाख रुपए रहती है। स्कॉलरशिप वक्त पर अगर नहीं आई तो कॉलेज वाले आपको आइडेंटिटी कार्ड नहीं देते। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम फॉर्म तक के हमारा सबमिट नहीं करते। एग्ज़ाम का हॉल टिकट जो रहता है वो अड़ा के रखते हैं, क्योंकि तुम्हारी स्कॉलरशिप आई नहीं है, तुम खुद से पैसे भरो। स्कॉलरशिप जब गवर्नमेंट देंगी तब तुम ले लेना। तो हमारे जैसे जो लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं वो 1-1 लाख 1.5 लाख फीस कहाँ से भरेंगे। तो एजुकेशन का तो पूरी वाट लगा चुके हैं ये गवर्नमेंट। जो पहले से अभी गवर्नमेंट बदलती रहती है लेकिन समस्या है वैसे की वैसी है, कोई उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इसका एक कारण ये भी है कि जिन लोगों ने शिक्षण का बाजारीकरण करके रखा है, जिनके शिक्षण संस्थाएं बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वो खुद गवर्नमेंट में बैठे हैं। गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों के ही शिक्षण संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। तो वो अपने फ़ायदे के लिए लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। उनके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर आप अपील करने के लिए जाओगे तो सिस्टम उनके हाथ में है, सिस्टम कोई कार्रवाई नहीं करता। और उसके बाद में कैसा है कि ये मिलीभगत से चलता है, सब कुछ मिलीभगत से चलता है। आप गवर्नमेंट में वो बीजेपी रहो कांग्रेस रहो, बीजेपी कांग्रेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट में कोई भी कर रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नागपुर के विधान परिषद में, मतलब नागपुर विभाग के जो पदवीधर का विधान परिषद क्षेत्र है, इसमें करीबन अभी 40-50 साल से बीजेपी के आमदार हैं। फडणवीस से लेके उसके बाद में गडकरी, उसके बाद में अभी सोले साहब है। तो समस्या तो कभी हल हुई नहीं, पिछले 50 सालों से समस्या हल हुई नहीं। तो फिर एक ऑप्शन चाहिए। तो हमारे पास अभी ऑप्शन है। बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया है, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको आरक्षण दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है, हमको हमारे हक और अधिकार दिए हैं। तो उन्हीं के वारिस है बाबा आदरणीय एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर। सिर्फ खून के वारिस नहीं है, वैचारिक वारिस भी है। उनके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि खून के वारिस है, और हम खून के वारिस मतलब बाबा साहब ने तो डेमोक्रेसी दिया है। बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं कि डेमोक्रेसी में आप खून की बात कैसे करते हो, रक्त की वारिस की बात कैसे करते हो। तो मेरा एक सवाल है उन लोगों से, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उनके सवालों के जवाब भी देना चाहता हूँ, उनको सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि बाला साहब आम्बेडकर किस एंगल से तुमको वैचारिक वारिस नहीं लगते। अलग अलग ऐसे वारिस है महाराष्ट्र के अंदर जो दारू शराब पी के पड़े रहते हैं, उनको आप वारिस बोलते हो, उनकी आप इज्जत करते हो। कभी बाला साहब आम्बेडकर के बारे में ये सब आपने सुना है? कभी किसी सामाजिक मुद्दे पर चुप रहते हुए उनको सुना है? जब जब जरूरत पड़ी है समाज की ढाल बन के बाला साहब आम्बेडकर खड़े हुए हैं। बाला साहब आम्बेडकर ने संघर्ष किया है 40-45 साल से। वो लगातार समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और
एक सच्चाई ये भी है कि केंद्र में रहो या फिर महाराष्ट्र में रहो, सरकार किसी की भी रहो, अगर बाला साहब आम्बेडकर ने अगर बोला ना कि मेरे को केंद्रीय मंत्री पद चाहिए, मेरे को खासदार बनना है राज्यसभा का, रातों रात बन सकते हैं। एक ही रात में अगर उन्होंने फ़ोन कर दिया कि मेरे को खासदार बनना है, तो बीजेपी रहो कांग्रेस रहो, कोई भी गवर्नमेंट रहो, उनको रातों रात खासदार बनाएंगी, उनको मंत्री भी बनाएंगी। लेकिन बाला साहब आम्बेडकर का ये विजन है कि मैं अकेला मंत्री बनकर क्या करूँगा, मैं अकेला जाऊँगा विधानसभा राज्यसभा में जाके बैठ जाऊँगा, कैबिनेट में जाके बैठ जाऊँगा, मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, मैं अकेला चिल्लाता रहूँगा, मैं अकेला क्या करूँगा, मेरा घर भरेगा, मेरे घर के सामने लाल दिवे की गाड़ी आ जाएंगी, तो उससे समाज का क्या फ़ायदा। इसलिए उन्होंने क्या किया, वंचित समाज की एक पार्टी बनाया। अलग अलग जो वंचित समुदाय है, ओबीसी में बहुत सारे माइक्रो ओबीसी है, छोटे छोटे जाति, जिनको कभी जिनके तरफ किसी का ध्यान तक के आज तक गया नहीं, जिनका अस्तित्व इस धरती पर है, भारत देश में है, ये तक लोगों को जो पता नहीं था, उन लोगों को जमा करके वंचित बहुजन आघाड़ी का उन्होंने निर्माण किया है। तो उनका विजन उसके पीछे यही है कि चाहे मैं खासदार ज़िंदगी भर ना बनूं, चाहे मैं खासदार मंत्री ज़िंदगी भर ना बनूं, लेकिन जो माइक्रो ओबीसी और SC ST के जो बहुत पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, मैं उन लोगों को सदन में लेकर जाऊंगा, मैं उनको आमदार बनाऊंगा, मैं उनको खासदार बनाऊंगा, मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं उनको कुर्सी पर बैठाऊंगा। तो ये विजन के साथ में बाला साहब आम्बेडकर चल रहे हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो फिलहाल के कंडीशन में जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की ताकत, क्योंकि एक बाला साहब आम्बेडकर खुद एक उच्च विद्वान है, एडवोकेट है और नेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी ख्याति है, वो एक विद्वान के तौर पर जाने जाते हैं। मतलब बाबा साहब आम्बेडकर के वंशज, आज बाबा साहब आम्बेडकर के वंशज करके वो अपने पोजीशन को पूरा न्याय दे रहे हैं और दे सकते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पहचान है, तो वो सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये विधान परिषद के माध्यम से उन्होंने इंजीनियर राहुल वानखेड़े दादा को खड़ा किया है। तो इंजीनियर दादा जो है, राहुल दादा जो है, वो तो खुद क्लास 1 ऑफिसर रह चुके हैं। मैं पहले भी बोला कि क्लास 1 ऑफिसर रहते हुए भी उन्होंने इतना संघर्ष किया है, अपने ड्यूटी जाएंगी, मेरी जॉब चली जाएंगी, इसकी परवाह किए बगैर उन्होंने इतना संघर्ष किया है। तो वो फिर वो सोचो कि आप वो आदमी को अगर आप विधान परिषद में चुन के भेजते हैं, तो आपके सवाल वो कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे विधान परिषद में रखेंगे और सरकार से संघर्ष करके, क्योंकि हमारा तो इतिहास है, संघर्ष किए बिना हमको रोटी भी नहीं मिली, पानी पीने तक का संघर्ष हमको करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ा। तो संघर्ष किए बगैर तो कोई कुछ मिलेगा ही नहीं। तो राहुल दादा जो है बिल्कुल हमारे लिए संघर्ष कर सकते हैं। हमारे सवाल गवर्नमेंट के सामने, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, मतलब उस डिपार्टमेंट का कोई भी मंत्री हो, जिस भी डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का रहेगा, रोजगार से रिलेटेड रहेगा, कोई भी प्रश्न हो वो वहाँ पर रख सकते हैं और हमको न्याय दिला सकते हैं। ये हमको पूरा विश्वास है और इसलिए हम राहुल वानखेड़े दादा को आने वाले 1 दिसंबर को उनके नाम के सामने पहला पसंती क्रम देकर उनको भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। यह हमारा संकल्प है। आप का नाम क्या है? अंजलि मून। अंजलि जी, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? 2016। 2016 में किस स्ट्रीम से? बीटेक कॉस्मेटिक। नागपुर निर्वाचन क्षेत्र जो है स्नातकों का, उसमें आप किन मुद्दों के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं? बेरोजगारी और मतलब जो लोगों को जॉब नहीं है उसके लिए बेरोजगारी के मुद्दे पर। ये मुद्दा चुनाव जो है इस समय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो नागपुर से इस समय चुनाव हो रहा है, तो नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 2020 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये जो अपडेट है ये आप तक पहुंचाने का ये प्रयास था। इन अपडेट के साथ आपको और भी जोड़े रखेंगे। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।